आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से भी इन रूपों में अंतर है। कुछ शाब्दिक पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के रूप में वे भी ब्रज या मैथिली ही माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरे भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्यिक रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्रायः उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में उपस्थित हो जा रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी के साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास
तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावे को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, तब एक नई भाषा का रूप उभरा, जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट्ट का झगड़ा खड़ा किया है, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी ना मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवहट्ट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ट कहा है और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे कुछ विद्वान अवहट्ट कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती हैं तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा भी तत्व है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा आरंभ के साहित्य से उनका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तनों से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति का उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्ण युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भी भूल की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक ओर अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी
साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि मानने से इनकार नहीं किया जा